आज के लर्निंग ई क्लास में आप सभी का स्वागत है। हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास के समाप्त होने के उपरांत हमने गद्य साहित्य का इतिहास लिया है और उस गद्य साहित्य के इतिहास में एक वीडियो हम जारी भी कर चुके हैं। यह वीडियो हिंदी गद्य के उद्भव एवं उसके विकास से संबंधित था, जिसमें हमने आपको पिछले दिनों दिखाया कि हिंदी गद्य का उद्भव किस प्रकार हुआ और आरंभिक गद्य हमें किस रूप में मिलता है। इस संबंध में हमने 2-3 बातों का उल्लेख किया है, जिसमें पहली बात जो थी वो राजस्थानी हिंदी गद्य से थी, जिसमें 10वीं शताब्दी से लेकर के 11वीं-12वीं शताब्दी तक हमें कुछ टीके, टिप्पणियां, पट्टे, परवाने, दानपत्र और अनुवाद ग्रंथ देखने को मिलते हैं। तो इन सब की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। उसके पश्चात ब्रज भाषा का नंबर आता है और ब्रज भाषा के बाद खड़ी बोली। इन सब के बारे में हम आपसे एक विस्तृत चर्चा पिछले वीडियो में कर चुके हैं। पुनः हमने उसी में बताया था कि हिंदी से तात्पर्य हमारा क्या है, उसकी अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं। इसमें हमने 5 उपभाषाओं के अंतर्गत कुल 18 बोलियों की चर्चा की थी। तो उसी के साथ साथ हमने खड़ी बोली हिंदी गद्य के विकास पर भी चर्चा की थी। उसका उद्भव पिछले वीडियो में हो चुका है। खड़ी बोली की प्रथम रचना कौन सी है, इस संबंध में मैंने 2 नाम आपको बताए थे। एक चंद छंद वर्णन की महिमा का, जिसके लेखक कवि गंग माने जाते हैं, जो अकबर के दरबार में रहा करते थे, 9 रत्नों में से एक थे। और दूसरे गोरा बादल की कथा, जिसके लेखक जटमल माने जाते हैं। तो खड़ी बोली गद्य का जन्म तो एक तरह से हो चुका, लेकिन उसके बाद भी शताब्दियों तक यह अपने विकास के रूप में अग्रसर नहीं हुआ था। इसका वास्तविक प्रारंभ हम 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध से मान सकते हैं और उत्तरार्ध से मान सकते हैं, किंतु हमारे यहां एक तरह से यूं कह लीजिए कि शासकीय रूप में, उस ब्रिटिश पीरियड में शासकीय रूप में उसमें बड़ा योगदान रहा जॉन गिलक्राइस्ट महोदय जी का, जिनकी सिफारिश से फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई कलकत्ता में सन 1800 ईस्वी में। और जॉन गिलक्राइस्ट जी उसके प्रिंसिपल थे और उन्हीं के निर्देशन में हिंदी की पाठ्य पुस्तकों के निर्माण का कार्य शुरू हुआ। इस कार्य में 2 अध्यापकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही और ये 2 अध्यापक थे आगरा के लल्लू लाल जी और दूसरे थे सदल मिश्र जी। इन दोनों के महत्व प्रयासों से, चूंकि ये दोनों ही फोर्ट विलियम कॉलेज में अध्यापक थे हिंदी के, और जॉन गिलक्राइस्ट महोदय के निर्देशन में इन्होंने एक ग्रंथ का निर्माण किया था, एक ग्रंथ की रचना की थी। जहां लल्लू लाल जी ने प्रेम सागर की रचना की, वहीं सदल मिश्र जी ने नासिकेतोपाख्यान नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो कहना हम ये चाह रहे थे कि यह सारा कार्य 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध या प्रारंभ से ही 1800 के आसपास से होता है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना से शुरू होता है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना से लेकर के और अब तक के जो हिंदी साहित्य का विकास हुआ है, इसे हम 3-4 भागों में बांट करके सरलता से समझ सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसको बांट देते हैं, इसका विभाजन कर लेते हैं। और उस विभाजन में सबसे पहली चीज है, पहला जिसे काल हम जो काल ले रहे हैं वो होगा पूर्व भारतेंदु युग।
और इसकी जो समय सीमा है उसे हम सन 1868 ईस्वी से पूर्व मान रहे हैं। यहां हमारा पूर्व से तात्पर्य है कि 1868 के पहले जो भी साहित्य लिखा गया वैसे मूलतः हम बता ही चुके हैं कि 1800 के बाद ही साहित्य सृजन के कार्य में थोड़ी तेजी आई, उसे शासन का भी कुछ सहयोग मिला। तो यूं कहा जाए तो 1800 से लेकर के 1868 ईस्वी तक कह सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें इसकी प्रारंभिक सीमा नहीं जोड़ी है। और जो दूसरा युग हमारा है वो है भारतेंदु युग। भारतेंदु जी हिंदी साहित्य में एक युग प्रवर्तक कड़ी के रूप में देखे जा सकते हैं। ये एक अस्थाई आधार स्तंभ हैं जिनको एक बिंदु मान करके हम इनके आगे और इनके पीछे के इतिहास को समझ सकते हैं। तो भारतेंदु युग, इनका जो समय है वो है सन 1868 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक, ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। और जो तीसरा युग है हमारा वो है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग ये हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर रखा गया है, उनके योगदान को दृष्टिगत रखते हुए। और इसका समय माना जाता है सन 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक। बच्चों, इसमें कुछ लोगों का मतभेद भी रहा है। कुछ लोग इसे 1918 तक, जब तक सरस्वती का पत्रिका का इन्होंने संपादन किया, उसे मान रहे हैं, और कुछ लोग 1920 तक मानते हैं, जबकि कुछ इसे 1922 तक भी ले जाते हैं। तो आपको इसमें भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सबसे अधिक प्रमाणिक सामग्री उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा हूं। चौथा जो काल है इसका वो शुक्ल युग आप कह सकते हैं इसे, शुक्ल युग। ये हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान, आलोचक, साहित्य इतिहास लेखक, निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर रखा गया है। और इसे हम छायावाद भी कहते हैं, कह सकते हैं, या यूं कहिए कि इसको काव्य के क्षेत्र में छायावाद कहा जाता है। गद्य में जहां शुक्ल युग के नाम से जानते हैं, वही काव्य में, पद्य में छायावाद के नाम से भी अभिहित किया जाता है। इसकी समय सीमा है 1920 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। और इसके बाद जो पांचवा और अंतिम विभाजन हम लेंगे वह होगा शुक्लोत्तर युग। कुछ लोग इसे अद्यतन युग का भी नाम देते हैं। इसे वैसे काव्य में अगर हम देखें तो इसको हम छायावादोत्तर भी कह सकते हैं। जहां ये छायावाद था उसी तरह छायावादोत्तर उसके बाद वाला हो गया। शुक्ल युग का शुक्लोत्तर तो छायावाद का छायावादोत्तर। इसका समय यही सन 1938 से प्रारंभ होकर और हम अब तक मान सकते हैं। अब से अब तक
तो इस प्रकार हम थोड़ा सा और समझ लें, शुक्ल युग को कुछ और नामों से भी जाना जाता है। यह ऐसा समय था जब हिंदी साहित्य जगत में 3 विद्वान एक साथ अलग अलग विधाओं में अपना योगदान कर रहे थे। अलग अलग विधाओं में, जैसे शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, साथ ही इनका विशेष योगदान आलोचना और निबंध के क्षेत्र में रहा। आलोचना और निबंध के क्षेत्र में हम उसे शुक्ल युग जानते हैं। तो दूसरी तरफ उपन्यास और कहानी के क्षेत्र में हम प्रेमचंद युग भी कह सकते हैं। नाटक के क्षेत्र में हम वहीं जयशंकर प्रसाद के योगदान को सुनिश्चित करते हुए प्रसाद युग कह सकते हैं। इस प्रकार अगर देखा जाए तो इसे शुक्ल युग, प्रेमचंद अथवा प्रसाद युग भी कहा जाता है। और शुक्लोत्तर युग को हम अद्यतन युग के नाम से भी जान सकते हैं। कुछ लोग इसे 1947 तक पहुंचाकर 47 से शुरू करके और फिर इसे स्वातंत्र्योत्तर युग का भी नाम दे देते हैं। किंतु इधर हम ये देखते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात इसमें इसकी विधाओं में इतना विकास हुआ, विभिन्न प्रकार की विधाएं, नई नई विधाएं हमारे सामने आईं, जहां प्रारंभ में निबंध, नाटक, आलोचना, उपन्यास और कहानियां ही थी भारतेंदु युग तक। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इनका क्रमिक विकास होता रहा और आगे चल करके संस्मरण, रेखा चित्र, आत्मकथा, जीवनी, डायरी, फंतासी, रिपोर्टाज, इंटरव्यू आदि आदि। इंटरव्यू अर्थात साक्षात्कार, जिसे हम भेंट वार्ता भी कहते हैं। इस तरह की तमाम विधाएं, नवसृजित विधाएं आने लगी। तो उन सब की दृष्टि से हम इसके आगे के काल विभाजन में थोड़ी सी कठिनाई आती है। इसलिए शुक्लोत्तर में हम सबको एक साथ लेकर के देखेंगे कि किस विधा का क्या काम हुआ, कितना काम हुआ। इसके आगे हम आते हैं, तो अब हम एक एक युग समझने का प्रयास करेंगे। भाग थे, उसमें से हम सबसे पहला भाग ले रहे हैं पूर्व भारतेंदु युग, जिसकी समय सीमा सन 1868 ईस्वी से पहले मानी जा रही है। इसका मतलब है कि भारतेंदु जी के हिंदी साहित्य जगत में अवतीर्ण होने से पूर्व जो भी कार्य हुआ है वह सब पूर्व भारतेंदु युग कहलाता है। इस पूर्व भारतेंदु युग में कौन कौन से कार्य हुए, हम इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बच्चों, आपको ध्यान रखना है 2-3 बातें कि इसमें सबसे बड़ा योगदान फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना है। इसकी स्थापना सन 1800 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। हम थोड़ा सा आपको संकेत भी दे देते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज, आप लोग इसको कहीं नोट भी कर लेंगे। कॉलेज, इसकी स्थापना हुई थी सन 1800 ईस्वी में। कहां हुई थी? कलकत्ता में। आज इसे हम कोलकाता कह सकते हैं। चलिए हम कोलकाता ही लिख देते हैं, कोलकाता। इसे हम इसलिए लिख रहे हैं कि आप लोग इसे ध्यान रखें। कभी कभी परीक्षा में पूछ भी दिया जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, ये कहां है। इंटर के बच्चे विशेष करके ध्यान रखेंगे। इस कॉलेज की स्थापना से हिंदी साहित्य जगत में एक तरह से ये कह सकते हैं कि गद्य का विकास प्रारंभ हुआ। इसके प्रधानाचार्य थे, प्रिंसिपल थे जॉन गिलक्राइस्ट महोदय, और उनके निर्देशन में, उनके सराहनीय प्रयासों के द्वारा हिंदी में पुस्तकों की रचना प्रारंभ हुई। उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज के 2 अध्यापक लल्लूलाल जी और सदल मिश्र जी को एक एक हिंदी की पुस्तक रचने का कार्य दिया, पुस्तक का निर्माण करने का कार्य दिया। निर्माण से मेरा तात्पर्य रचना है। निर्माण किसी घर का नहीं है, किसी बिल्डिंग का नहीं करना है। पुस्तक लिखना, पुस्तक का निर्माण करने का मतलब पुस्तक रचना है, लिखना है। लल्लूलाल जी ने प्रेम सागर की रचना की, जो एक धार्मिक ग्रंथ था।
और दूसरी ओर सदल मिश्र जी ने नासिकेतोपाख्यान, एक पौराणिक आख्यान पर, पौराणिक कथा पर अपना मंतव्य व्यक्त किया, नासिकेतोपाख्यान की रचना की। इसी समय फोर्ट विलियम कॉलेज से बाहर ये दोनों लोग तो इसके अध्यापक थे। अध्यापकों के नाम हम आपको बता दें कौन थे। नंबर 1 पर हम रखते हैं लल्लू लाल जी को। इन्होंने लिखा था प्रेम सागर। और दूसरे हैं सदल मिश्र जी, सदल मिश्र। इनकी रचना है नासिकेतोपाख्यान। बोलने से बच्चे कम समझ भी पाते हैं, इसलिए ध्यान रखिए। नासिकेतोपाख्यान ये एक ग्रंथ है जिसका मतलब होता है नचिकेता आख्यान। उसका ये बिगड़ा हुआ रूप है, एक ही में है ये पूरा शब्द, नासिकेतोपाख्यान। इसी समय 2 और लोग जो थे उसमें थे, तीसरा नंबर हम ले सकते हैं, ये दोनों यहां अध्यापक थे। इस बात को ध्यान रखिएगा, कहां अध्यापक थे? फोर्ट विलियम कॉलेज में ये दोनों अध्यापक थे। ये जो अध्यापक नहीं थे उनका नाम दे रहे हैं। इसमें थे मुंशी इंसा अल्लाह खां, मुंशी इंसा अल्लाह खां। इन्होंने लिखा था रानी केतकी की कहानी। एक न एक रचना इसमें से पूछी जाती है प्राय प्रत्येक वर्ष, और हर कक्षा में पूछी जाती है रानी केतकी की कहानी। और जो चौथे इस समय के प्रसिद्ध लेखक थे वो थे सदा सुख लाल। सदा सुख लाल। और इन्होंने जो रचना की थी वो है सुख सागर। तो बच्चों ये जो 4 रचनाएं हमें प्रारंभिक मिलती है, इसको पूर्व भारतेंदु युग की रचना कहा जाता है। कभी कभी इस तरह भी प्रश्न पूछते हैं कि भारतेंदु से पूर्व 2 प्रमुख रचनाओं के नाम खड़ी बोली में लिखी गई। यह भी ध्यान रखना है आपको कि ये सभी रचनाएं खड़ी बोली की मानी जाती हैं, यद्यपि वो निखालिस खड़ी बोली नहीं है। कहीं ना कहीं किसी में पूर्वीपन है, किसी में उर्दू और फारसी के शब्दों की बहुलता देखने को मिलती है। इस तरह से आज जो खड़ी बोली है उसका सही निदर्शन भले ना करती हूं, लेकिन ये प्रारंभिक अवस्था की रचनाएं हैं, इसलिए इनका महत्व निर्विवाद है। ये अपने आप में बहुत ही प्रसिद्ध है। अगली चीज अगर हम देखें तो इसी समय कुछ धार्मिक आंदोलन उठ चुके थे हमारे देश में, और उन धार्मिक आंदोलनों का भी विशेष महत्व रहा हिंदी गद्य के विकास में। उनका भी अपना एक विशेष महत्व है। मैं कुछ एक की चर्चा करना चाहूंगा। इसमें पहला आंदोलन अगर हम देखें तो राजा राम मोहन राय जी का था, ब्रह्म समाज। इसकी स्थापना उन्होंने 1828 में की थी। एक दूसरा आंदोलन भी अगर हम देखें इस समय तो वो आर्य समाजी नेता स्वामी दयानंद सरस्वती जी का था। आर्य समाज 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये 2 धार्मिक आंदोलन उठ खड़े हुए। इन्होंने भी हिंदी में अपना योगदान दिया पुस्तकें लिख करके, या धार्मिक पुस्तकों जैसे राजा राम मोहन राय जी ने वेदांत सूत्र की हिंदी खड़ी बोली में उसका अनुवाद कराया था, अनुवाद करा के प्रकाशित कराया सन 1815 ईस्वी में। उसी के बाद कुछ दिनों बाद एक पत्रिका इन्होंने निकाली, बंगदूत। राजा राम मोहन राय ने एक बंगदूत नाम से पत्रिका निकाली सन 1829 ईस्वी में। तो यहां पर मैं कुछ पत्रिकाओं का नाम आपको दे रहा हूं। यह बात शायद आप नोट कर लें, जिन पत्रिकाओं का विशेष योगदान रहा है उन समाचार पत्रों का
हमने नाम यहाँ लिख दिया है। उनके संपादक कौन हैं और कब वह पत्रिकाएं प्रकाशित हुई हैं ये भी बताया। बच्चों, ये जितने भी जो पहला समाचार पत्र हम देख रहे हैं उदंत मार्तंड, ये पंडित जुगल किशोर कानपुर के रहने वाले थे, लेकिन जाकर के कोलकाता में बस गए थे। कोलकाता में रह करके इन्होंने 1826 में इस पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था और ये हिंदी की पहली पत्रिका है जो साप्ताहिक निकलती थी। साप्ताहिक का मतलब समझ रहे होंगे, हर हफ्ते निकलती थी और इसका प्रकाशन जनता के पास ये प्रत्येक मंगलवार को पहुंचती थी। लेकिन दुर्भाग्य यह रहा कि इसमें घाटा हुआ और पंडित जुगल किशोर जी इसे लंबे समय तक नहीं चला पाए। 18 महीने के बाद इस पत्रिका को बंद कर देना पड़ा। संभवतः 4 दिसंबर सन 1827 में बंद हो गई थी। तो ये हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है। ये भी कलकत्ता से निकलता था और दूसरा है बंगदूत, जिसके संपादक राजा राम मोहन राय जी थी। ये 1829 ईस्वी में प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ। ये हिंदी के अलावा और बांग्ला में भी निकलता था, फारसी में निकलता था, कई भाषाओं में इस पत्र का संपादन होता था। और ये दो जो हैं ये कोलकाता से प्रकाशित होते थे। दोनों ही साप्ताहिक थे, मतलब सप्ताह में एक दिन छपता था और दोनों समाचार पत्र थे। तीसरा पत्र बनारस अखबार, जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी के द्वारा निकाला जा रहा था, जैसा कि नाम ही है बनारस अखबार, ये बनारस से निकलता था। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो हिंदी के ब्रिटिश शासन काल में हिंदी विभाग में संयुक्त शिक्षा इंस्पेक्टर थे, कह सकते हैं, संयुक्त निरीक्षक थे, जिसे हम जिला विद्यालय निरीक्षक कहते हैं, उस तरह से आप मान सकते हैं। और दूसरे राजा लक्ष्मण सिंह का भी विशेष योगदान रहा। ये 1855 में प्रजा हितैषी नाम की पत्रिका निकाले और इसका संपादन आगरा से हो रहा था। एक और पत्रिका जो हिंदी की पहली दैनिक पत्रिका है, दैनिक का मतलब है ये प्रतिदिन निकलती थी, पत्रिका नहीं बल्कि हम इसको कह सकते हैं समाचार पत्र, दैनिक समाचार पत्र इसे हम कह सकते हैं। यह हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र है। ये श्याम सुंदर सेन के संपादन में निकल रहा था। सन 1854 ईस्वी से इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये हम देखें, पत्र पत्रिकाओं का बड़ा योगदान रहा। इन सब ने हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में अपना विशेष योगदान दिया और इस तरह से भारतेंदु जी के आने तक इन सब ने एक भूमिका बना रखी थी, उसको समृद्ध कर दिया था। इस वीडियो में बस इतना ही, आगे फिर आपसे